जून की गरम बहू। पता नहीं पिताजी ने क्या देखा, कहीं भी उठाकर मेरी शादी कर दी। अरे देखकर शादी करते, इन लोगों को तो कोई सहूर ही नहीं है, न खाने का न पहनने का। क्या हो गया, किस पर बड़बड़ा रही है बहू? क्या बताऊं किस पर, अपनी किस्मत पर सासू मां। ऐसी फूटी किस्मत भगवान किसी को ना दे। हर बात में खुद को कोसती रहती हो। अरे भगवान का शुक्रगुजार करो कि 2 रोटी और सर पर छत है। हाँ, बस शुक्रगुजार है कि रोटी खा रही हूं, वरना हमारी किस्मत में बिरयानी कहाँ है। सास पति की तरफ इशारा करती है कि शांत रहो। बहू वहां से चली जाती है। बहू के जाने के बाद, क्या बात है सिद्धार्थ, तुम्हारी पत्नी हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती है? मां, पता नहीं क्या कारण है। मुझे तो लगता है उसका थायराइड बढ़ा पड़ा हुआ है, जिसके कारण उसका मूड स्विंग करता रहता है। देखो ना, कभी कितनी अच्छी हो जाती है, लगता है जैसे पता नहीं कौन सी देवी मेरे घर उतर आई हो, और कभी कभी ऐसे जैसे चंडी का रूप हो। ये तो है। मां, मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूं, शाम को थोड़ा लेट होगा, खाना नहीं बना पाऊंगी तो देख लेना। ये बोलकर वो तो वहां से चली गई। सिद्धार्थ, आज का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा, पर चलो कोई बात नहीं, सहेलियों के साथ रहेगी तो थोड़ा मूड तो ठीक हो जाएगा। उधर बहू सहेली से, अरे मेरी सास ना 1 नंबर की चिपू है, उनको सब जानना है मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं क्यों दुखी हूं, मुझे क्या परेशानी है। पता नहीं उनको क्या लेना देना है, करना धरना कुछ नहीं, लेकिन दुनिया की पंचायत बताओ। चलो छोड़ो ये सब, ये बोलो खाना क्या है? खाने से याद आया, मुझे ना घर पर खाना बनाना है यार। सॉरी, मैं तब निकलूंगी, बस 1 कप चाय पी लेते हैं। खाना नहीं बनेगा तो सास चिल्लाएगी और दोनों भूखे पड़े रहेंगे। मेरा पति तो मुझे 4 गालियां बोलेगा, वो अलग। तुम्हारे घर में खाना कैसे होगा, तुम बनाकर आ रही हो क्या? बहू कुछ नहीं बोलती। अच्छा, तुम्हें जाना है तो ठीक है, तुम जाओ, मैं भी घर जाती हूँ। बहू समय से पहले ही घर आ जाती है तो सास उसे देखकर हैरान हो जाती है। क्या बात है बहू, तो खाना खाकर आने वाली थी, इतनी जल्दी आ गई? हाँ, वो मेरी सहेली को घर जाना था तो वो चली गई। लाइए मैं खाना बना देती हूँ। अरे रहने दे, आज तो आधा खाना बना लिया है तो अभी मैं ही पूरा कर देती हूँ, तो आराम कर ले। बहू अपने कमरे में आराम करने जाती है, वहां उसका पति बैठा था। क्या बात है, क्या बात है, आज तो तुम बाहर खाना खाने वाली थी? खाना खाने वाली थी लेकिन नहीं खाया, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को किसी की फिक्र थोड़ी ना है, सब अपना सोचते हैं। उसे बोला था 7 डिनर करेंगे, बहाना मारकर चली गई। अब खा लूंगी घर का खाना, अच्छा है ना, तुम्हारा तो पैसा बच गया। कैसी बात कर रही हो, चलो हम बाहर घूम कर आते हैं, बाहर कुछ हल्का फुल्का सा खा कर आते हैं, फिर घर आकर खाना खा लेंगे। अगली सुबह रिया किचन में पराठा बना रही थी कि बेटा पराठे में ना थोड़ा ज्यादा तेल डालना, सिद्धार्थ को ऐसे ही पसंद है। माँ जी, मैं जानती हूँ अपने पति की पसंद, आप हर चीज में हर वक्त मुझे टोकने की, होशियार बनने की कोशिश मत करिए ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझे टोके। और आपकी तो आदत हो गई हर वक्त टोकना टोकना टोकना, अगर आपको इतनी चिंता है ना तो आप खुद बना दिया करें। सुशीला देवी चुपचाप वहां से चली जाती है। सिद्धार्थ ने जब ये सुना तो वो रिया के पास गया। रिया, तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो तो बस तुम्हारी फिक्र जता रही थी ना। माँ ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुमने सुबह छोटी छोटी सी बात पर माँ का मूड ऑफ कर दिया। पति की बात सुनकर मानो रिया का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो आवाज ऊंची करते हुए कहती है, और तुम हमेशा उनका ही पक्ष क्यों लेते हो? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूं? मुझे भी अपने तरीके से चीजें करने का हक है। एक पराठा जो सालों से बना रही हूं मैं, उस पर कितना तेल लगाना है ये वो मुझे बताएंगी। सिद्धार्थ काफी कोशिश करता है रिया को समझाने की, लेकिन रिया का गुस्सा शांत ही नहीं हुआ। अगले दिन रिया के ससुर रामनाथ जी, रिया बेटा ये सब्जी ले जाओ, लग रहा है गलती से तुमने ज्यादा नमक डाल दिया है, मुझे दही दे दो बस। वैसे बेटा बुरा न मानना, आजकल सब्जी में ना नमक ज्यादा हो रहा है, वो दिल के लिए अच्छा नहीं है ना। अच्छा, तब मैं नमक भी नहीं डाल सकती? आप लोगों को हर चीज में कमी निकालने की आदत है क्या? पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। जिस रामनाथ जी ने इस घर को अपनी मेहनत और लगन से खड़ा किया, जहां पत्नी ने ना ही बेटे ने पिता से कभी ऊंची आवाज में बात की, वहीं बहू की बात सुनकर ये बात सिद्धार्थ को नहीं पता होती है। रात को जब सिद्धार्थ ऑफिस से आता है तो रिया किचन में बर्तन साफ कर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। इतनी देर से आते हो, मैं अकेले ही सारे काम संभालूं, तुम्हें घर की कोई फिक्र नहीं है क्या? सिद्धार्थ भी थका होता है, थकी सी आवाज में कहता है, रिया मैंने बताया था ना आज मीटिंग चल रही थी, बहुत थक गया हूं मैं। पर रिया तो जैसे सिद्धार्थ की सुनती नहीं। हर दिन मीटिंग, हर दिन लेट, मैं कोई मशीन नहीं हूं जो सुबह से रात तक बिना थके काम करती रहूं। तुम्हारी माँ को भी मेरी फिक्र नहीं है। अरे क्यों इतने गुस्से में रहती हो, किया क्या है माँ ने?
ये बोलकर सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। रिया गुस्से से बर्तन पटकते हुए कमरे में घुसती है। जूते यहीं फेंक दिया? मैं बार बार साफ करके थक गई हूँ, और घर को मछली खाना बना रखा है तुमने, पता है? अरे यार अभी उठा देता हूं, इतना ड्रामा मत करो, मैं भी थक कर आया हूं। तुमको जितना भी करो कम ही लगता है, यह नहीं कि एक गिलास पानी पूछ लो। ड्रामा? तुम्हारी गंदी आदतों की वजह से पूरा घर तबेला सा लगता है। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है, बस शादी कर दी कि बीवी आएगी तो नौकरानी बन जाएगी साहब की। क्या? शादी को 3 साल हो गए तुमको समझाते समझाते, लेकिन तुम सुधरोगे कभी? पूरा परिवार अब रिया की इस गुस्से की आदत से तंग हो जाता है। वो लोग रिया को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आए दिन रिया का रवैया और भी ज्यादा बेकार होता चला जाता है। पापा जी चाय दे दूं? ससुर जी ने बस ना में सर हिला दिया। पापा जी मैं कुछ पूछ रही हूँ, आपको चाय दे दूं? ससुर कुछ नहीं बोलते, वहां से उठकर चले जाते हैं। रिया को बहुत अजीब लगता है, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसके ससुर उससे बात ही नहीं कर रहे। वो सास के पास जाती है। सास जो उसको इतना पूछती है, प्यार करती है, वही सास उसको देखकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। रिया को अब तक समझ में नहीं आता आखिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। वो अपने कमरे में वापस आती है तो सिद्धार्थ फोन पर बात कर रहा था। हाँ भैया, कल मूवी देखने चलते हैं ना? कल मूवी? मैं कल से तुम्हें बता रही थी कि मेरी मम्मी आ रही है, घर साफ करना है। तुम्हें मेरी बात सुननी भी है कि नहीं? पता नहीं इस घर के लोगों को क्या हो गया है, सबके सब पागल हो गए। अच्छा याद दिला दिया होता। मैं तो भूल गया था। वैसे भी तुम्हारी माँ आ रही है ना, तो तुम ही देखो, मुझे तो कल मूवी जाना है बस। यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए मेरी बातें भूलने के लिए होती है। नई नई शादी के वक्त कैसे तुम मुझे जरा सा भी नाराज नहीं होने देते थे। मैं कोई बात करती तो झट से मान लेते थे। अब पता नहीं क्या हो गया है तुमको, मुझसे बोर हो गए हो ना, या फिर तुम्हारे मम्मी पापा सिखा रहे हैं तुम्हें? हद हो गई भाई आज तो। आज के बाद मेरे मम्मी पापा को कुछ भी कहा ना, तो कल तुम्हारी माँ के सामने मैं भी वही करूंगा जो तुम मेरे माँ पापा के सामने करती हो, समझी? तभी वहां माँ आ जाती है। सिद्धार्थ, तुम कैसे बात कर रहे हो बहू से, ये कोई तरीका है क्या? आप तो रहने दीजिए, पहले अपने बेटे के कान भरती है और फिर जब हम दोनों की लड़ाई होती है तो बीच में देवी बनने चली आती है। देखो माँ, जिसकी तुम तरफदारी करती हो ना, तुम्हारे लिए क्या बोल रही है। अब बेहतर होगा तुम भी सुधर जाओ माँ, और समझ जाओ कि इसकी आदत है, वो अब ठीक नहीं हो सकती। हम लोगों ने इसे समझाने की कितनी कोशिश करी, लेकिन ये समझने के लिए तैयार हो तब ना। अगले दिन घर पर बहू की माँ आती है, जिसे देखकर रिया का व्यवहार एकदम बदल जाता है। वो रिया जो हर बात पर चिल्लाती है, चिड़ी हुई रहती है, माँ के आने पर उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। और माँ क्या खाओगी? किसी दुबली सी हो गई हो, भाभी कुछ खाने के लिए नहीं देती है क्या? उसका नाम ना ले तो ये अच्छा है, सारे दिन चिड़चिड़ाती रहती है। क्या बोले, घर पे रहने की इच्छा ही नहीं होती मुझे। अरे माँ तू ना यहाँ आ जा, हमारे यहाँ तो माहौल बहुत शांत रहता है। क्यों सासू माँ? सास कुछ नहीं कहती और रिया की माँ से बात करने लगती है। बहन जी, अब रिया की आदतें कैसी हैं? मतलब रिया की आदतें तो शुरू से ही अच्छी है, आपने बहुत अच्छी परवरिश की है उसकी। ये तो आपका बड़प्पन है बहन जी। मैं जानती हूँ जब से उसको थायराइड हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। मैं 2 दिन और रुक जाऊं, देखिए ये कैसी मेरी भी क्लास लगाती है। ये तो आप लोग हैं जो इसकी बात को सुनती है, वरना कोई और होता तो इसे कब का वापस भेज देता। तभी रिया आती है हाथ में चाय का प्याला लेकर। माँ ये लो चाय पियो। तूने अपने ससुर के लिए चाय नहीं लाई? बेटा ये ठीक बात नहीं है, अकेले मेरे लिए चाय लेकर आ गई, जबकि घर में बड़े बैठे हैं ना। तेरे तो ये संस्कार नहीं थे। ये लोग मुझसे बात ही नहीं कर रहे माँ, पता नहीं क्यों। तू बात करना इनसे, मैंने तो इनको कुछ कहा भी नहीं है। रिया की माँ समझ जाती है कि मामला क्या है। वैसे तो मैं थोड़ी देर के लिए आई थी, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो 2-4 दिन रुक जाऊं। अरे हाँ, क्यों नहीं, हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पर रहेंगी तो। बस फिर क्या था। रिया की माँ कुछ दिन के लिए वहां रहने लगती है। अगली सुबह रिया की माँ किचन में काम कर रही थी तो, अरे बहन जी आप क्यों रसोई में आ गई? मेहमान है आप इस घर के, रुकिए मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं, बेटी की माँ हूँ, आप बैठी, मैं बना रही हूँ। तभी वहां रिया आती है। क्या सासू माँ, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? मेरी माँ कुछ दिन के लिए आई है और आपने उन्हें रसोई में घुसा दिया। वो मुझे क्यों रसोई में घुसाएंगी? कैसी बात करे हो रिया? बेटी की माँ हूँ मैं, बेटी के ससुराल में ऐसे तो रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं हूँ तो घर का काम करते ही रहूंगी। बहन जी आप कमरे में बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आ रही हूँ। ओ माँ, ये सब बातें मत करो, ये सब पुराने जमाने की बात है। अभी यहाँ ये सब करने लग जाओगे ना तो ये लोग सर पर चढ़ जाएंगे, समझी?
माँ को रिया की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो पूरी रसोई रिया के हाथ में छोड़कर रिया की सास के साथ कमरे में चली जाती है, जहाँ उसके ससुर भी बैठे थे। ये तो बहुत बदतमीज हो गई है बहन जी, आप लोग इसे कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? अब क्या करे, घर की बहू है, बाहर निकाल कर फेंक भी तो नहीं सकते। समझा समझा कर हम तो हार गए। मुझे नहीं लगता अब इसे समझ में आएगा। वैसे आप माँ हैं, अब आप ही देखिए। वैसे तो दुनिया में बहुओं की माँ घर तोड़ने के लिए फेमस है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं अपनी बेटी को उसी के ससुराल में तमीज सिखाऊंगी। भाई साहब, मेरी बेटी से जो भूल हुई है उसके लिए हमें माफ कर दे। ससुर जी, जो कि बहुत ही सीधे साधे इंसान होते हैं, वो उस दिन बहू की चिल्लाने को भूल नहीं पाते हैं और रिया की माँ की बात को बिना कोई जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। दरअसल बहन जी, हमारे घर में सुख शांति थी। हमारे पति काफी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। उस दिन बहू ने इनसे गलत तरीके से बात करी, तब से इनका मन बैठ चुका है। हम लोगों से भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। सिद्धार्थ कल इन्हें मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएगा। बहू का चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम लोगों को भी और खास करके मेरे पति को। मैं समझ सकती हूँ, आप लोगों के घर को देखकर ही मैंने रिया की शादी की थी। बहुत ही डिसेंट लगे थे मुझे आप लोग, और आप लोग हो भी ऐसी। कमी मेरी ही लड़की में है तो। तभी वहां रिया आती है। हाँ, कमी तो मुझ में ही है। ये लोग तो आसमान से उतर कर आए ना, फरिश्ते हैं ये लोग, फरिश्ते, और मैं चुड़ैल। तुम्हें क्या हो गया माँ? मेरी माँ हो तुम भूल गई हो क्या? पता नहीं तुम मेरे घर पे क्यों रुकी हो, बेहतर होगा तुम अपने घर जाओ। अच्छा करती है भाभी जो तुम्हारे ऊपर चीखती चिल्लाती है। तुम अपने घर खुद ही चली जाओ, निकल जाओ यहां से, और बोलकर भी मेरे घर में मत घुसना। बेटी का ससुराल तोड़ने वाली माँ हो तुम। ये बोलकर बहू अपने कमरे में चली जाती है और सास ससुर देखते ही रह जाते हैं कि आखिर बहू ने कितने गंदे तरीके से अपनी माँ से बात करी रिया के जाने के बाद। बहन जी, अब तो मैं इस घर से तभी जाऊंगी जब ये लड़की तमीजदार हो जाएगी। माना इसको बीमारी है, लेकिन ये वजह नहीं है कि कोई इतना गुस्से वाला हो जाए। हमारे देश में आधी से ज्यादा जनता इस बीमारी से जूझ रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी एक दूसरे का गला काट देंगे। कुछ तो इसकी आदत भी गलत है, और अब नहीं बदली तो कभी नहीं बदल पाएगी। हम लोगों को मिलकर ही कुछ करना होगा। सास ससुर कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि अब वो अपने घर में शांति से रह पाएंगे। सास कहती है, हमने तो सोच लिया बहन जी, हम अपने हरिद्वार वाले घर पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर बेटा बहू जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। बहन जी, मेरी आत्मा को बहुत दुख होता है। जो माँ अपने बेटे के साथ रहने के लिए इतने दिनों से तड़प रही थी, जब बेटा और बहू के साथ रहने का मौका मिला तो ये स्थिति हो गई। मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए बस। अगली सुबह सिद्धार्थ रिया की माँ से कहता है, अरे जब पता है बूढ़ी हो गई आप, तो फिर किचन में क्यों घुसती है? कितनी देर हो गई आपको बोले कि चाय बना दो, लेकिन नहीं, आपसे चाय नहीं बन पाती। कैसे बात कर रहे हो तुम मेरी बात से? तमीज है कि नहीं? तुम कुछ नहीं समझती हो रिया, यही सिखा रही है ना तुमको कि हम लोगों के घर में कलेश करो, लड़ो झगड़ो, मेरी माँ से बदतमीजी करो। अब देखो कैसी मासूम बन रही है। नहीं नहीं दामाद जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों सिखाऊंगी भला? हाँ, अब देवी बन रही है। जब हम मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई हो रही थी तब। रिया तुम सही कहती हो, मेरी माँ और तुम्हारी माँ मिलकर ही हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाती है। तुम्हारी माँ भी ना एक नंबर की। तमीज से बात करो, वो मेरी माँ है। अरे मैं तो अपनी माँ के बारे में भी बोल रहा हूँ ना। तुम्हें तो कह रही थी मेरी माँ हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाती है। मुझे ना तुम्हारी माँ पे भी शक है। ये भी कोई अच्छी नहीं है। अपने घर में भी तो भाभी भैया के बीच फूट डालती है। नहीं तो रिया तुम शादी होकर आई थी तो कितनी अच्छी थी, है ना माँ? सास कुछ नहीं कहती, वो मन ही मन मुस्कुराती है, लेकिन फिर मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे घर पर कुछ भी हो। तुम्हारी सास झगड़ा लगा रही हो या मैं और तुम्हारे पिताजी तो हरिद्वार जा रहे हैं। अब हम वहीं रहेंगे। इस घर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और न ही इस बहू से। सास के मुंह से ये बात सुनकर रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। जो सास हर कदम पर उसका साथ देती है, जो सास जो उसको बेटी से भी बढ़कर मानती है, आज इस तरीके से बात कर रही है जैसे उसका कोई उससे लेना देना ही नहीं है। रिया जोर जोर से रोने लगती है और सास के पास जाती है। रिया को एहसास हुआ कि उसका गुस्सा उसके रिश्तों को खराब कर रहा है। वो अपनी सास के पास गई और माफी मांगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ज्यादा गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, हम सबकी आदत अलग होती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तेरे ससुर तेरी उस दिन की हरकत से काफी गुस्से में है। तू जाकर बात कर ले।
नहीं माँ जी, मेरी हिम्मत नहीं है, मैंने बड़ा गुनाह किया है। जा बेटा। रिया ससुर के पास जाती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। भाई साहब, एक आखिरी बार मेरे कहने पर इसे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ आज से वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगी। वो तो छोटी है, आप अपना बड़प्पन दिखाइए। ससुर रिया के सर पर हाथ रख देते हैं। रिया जोर जोर से रोते हुए ससुर के पैर पकड़ लेती है। पापा, आपने मुझे माफ कर दिया। मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। इतने अच्छे घर में इतने गंदे तरीके से रह रही थी। आप लोगों ने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मैंने क्या किया? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। सिद्धार्थ मुस्कुराकर रिया की माँ की तरफ देखता है और रिया की माँ धीरे से दामाद को आंख मार देती है और सब मुस्कुराने लग जाते हैं। सूरज बेटा, मेरी उम्र हो गई है, अब तो शादी कर ले, वरना क्या पता कल मैं रहूं या ना रहूं। वक्त रहते मुझे अपने पोते का मुंह देखना है। माँ, कोई लड़की मिलनी भी तो चाहिए। और आप ना ऐसी उल्टी सीधी बात मत किया करो, कुछ नहीं होने वाला आपको। मैंने इतनी लड़कियों की तस्वीर दिखाई तुझे, पर तुझे तो कोई पसंद ही नहीं आती। और तू बता, क्या ही बोलूं मैं? माँ, सच कहूँ तो मुझे एक लड़की पसंद है। अगर तुम हाँ कह दो तो ही मैं शादी करूँगा। बहुत अच्छी है वो, मुझे पसंद भी है। अगर आपकी मर्जी हो तो बना लाऊं अपने घर की बहू। तो इतने दिनों से मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो कब की तेरी शादी करा देती। मैं सोचता था कहीं तुम इनकार ना कर दो, इसलिए बताने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, अब तो कल उस लड़की को घर लेकर आ और मुझसे मिलवा। अगले ही दिन सूरज सीमा को घर लेकर आता है। आओ बेटा, बैठो। कैसी हो? आंटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सूरज, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पर माँ, अभी तो आपने उससे कुछ पूछा भी नहीं, ठीक से मिली भी नहीं है। अरे मुझे आंटी बोल रही है, माँ बोले ना, सासू माँ बोले, मम्मी जी बोले, तभी तो हाँ करूंगी शादी के लिए। माँ बहुत अच्छी हैं। थैंक यू माँ, आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया। सविता को चाहिए था दहेज, पर बेटे के आगे खुद को गिरा नहीं सकती थी, इसलिए उसने बिना मन के अपने बेटे की शादी सीमा से कर दी। लेकिन सविता के मन में हमेशा से ये खलता था कि सीमा दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आई। अगले दिन सविता की पड़ोसन उसके घर आती है। क्या बात है सविता, लड़के की शादी कर दी, मोटा दहेज आया होगा। मुझे भी तो दिखा, आखिर तेरी बहू क्या क्या लेकर आई है दहेज में। अरे क्या खाक दहेज मिलेगा, लव मैरिज करके लाया है बहू। दहेज लाना तो छोड़, कुछ शगुन तक नहीं दिया इसके माँ बाप ने। अरे कुछ तो मिला होगा सविता। नहीं ना, इसके बाप ने तो फूटी कौड़ी भी नहीं दी, बस अपनी बेटी देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। तो शादी ही क्यों की? पहले ही देखभाल कर लेते कि दहेज देने की औकात है कि नहीं, फिर करते रिश्ता। अरे मेरा तो बस चलता तो मैं कब का इसे घर से धक्के देकर निकाल देती। बस अपने बेटे का मुंह देखकर चुप हूं मैं। आजकल ना बच्चों के सामने झुकना ही पड़ता है। सबके घर की यही कहानी है बहन, क्या ही कर सकते हैं। बस अगर मेरा बेटा एक बार इसको निकालने को कह दे तो मैं तो उसी वक्त इसको घर से बाहर कर दूं। सूरज के ऑफिस जाने के बाद सविता अपनी बहू से बहुत बुरा बर्ताव करती थी। बहू, बहू कहाँ हो? एक बार मैं सुनाई नहीं देता क्या? जो 10-10 बार आवाज दो तुम्हें। वो माँ, मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी ना, इसलिए आवाज नहीं आई आपकी। क्या हुआ बताओ ना। अरे रहने दे, बहाने मत बना, मुझे सब पता है क्या कर रही थी। मेरे सामने ना ये दिखावा मत किया कर। नहीं नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं काम कर रही थी। मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला और मीठा कम डालना। चल जा अब यहाँ से, मुझसे बहस मत कर। ना जाने आजकल की बहू है, झूठ क्यों बोलती है। शादी को ऐसे ही काफ़ी समय गुजर जाता है। सीमा अब तक कोई खुशखबरी भी नहीं देती है। ये बात सविता को खटक जाती है। एक दिन सविता गुस्से में कह देती है, तू घर से दहेज तो लेकर आई नहीं, कम से कम एक पोता ही दे देती, या फिर वो भी नहीं दे सकती तो? माँ, ये मेरे हाथ में तो है नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, ये सब तो भगवान के हाथ में होता है। अरे जा जा, मुझे सब पता है, तुझे बच्चा ही नहीं करना, तेरा फिक्र जो खराब हो जाएगा। आजकल सबका यही है, पहले बच्चा करते नहीं, फिर जब दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास भागते फिरते हैं। माँ, आप ऐसा क्यों सोचती है? दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसे अपना बच्चा नहीं चाहिए, और बच्चा कब होगा ये तो भगवान के हाथ में है ना। अरे दुनिया में तू एक ही ऐसी लड़की है नमूना, जो अपनी सास को खुश नहीं देखना चाहती। आप मेरी माँ जैसी है, मैं भला आपको दुखी क्यों करना चाहूँगी?
आप मुझे हमेशा इतना क्यों सुनाती है? मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ, दुखी नहीं करना चाहेगी, तभी तो तेरे बाप ने दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं दी, और अब एक पोते की उम्मीद थी वो भी नहीं दे रही तू। माँ जी, ये दहेज वाली बात तो आपको शादी से पहले बोलनी चाहिए थी। अगर हमारी औकात नहीं होती तो हम शादी नहीं करते। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे चल जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बहस ही नहीं करनी। जा जा, जाकर काम कर। दोनों की बात चल रही थी कि सूरज आ जाता है। क्या चल रहा है सास बहू में? क्या हुआ, आप दोनों शांत क्यों हो गए? मैं तो अपनी प्यारी बहू से कह रही थी कि मुझे एक पोता चाहिए, बस यही दोनों सास बहू बात कर रहे थे। बिल्कुल माँ, छोटा सूरज जल्दी आएगा। हाँ बेटा, जब तक तुम लेकर आओगे तब तक तुम्हारी माँ जिंदा रहे ताकि उसे खिला सके। मैं वक्त रहते अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। माँ ऐसी बातें क्यों करती हो? अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास, और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारी गोद में पोता होगा। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन सूरज और सीमा को बच्चा नहीं हो पा रहा था। दोनों ने डॉक्टर को दिखाया और शाम को रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर ने उन्हें बुलाया। सीमा रिपोर्ट लेने जाती है। सीमा जी, बहुत बुरी खबर है, लेकिन आप दोनों को हिम्मत से काम लेना होगा। ऐसा क्या हो गया डॉक्टर? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जो भी है साफ साफ बता दीजिए। देखिए, आपके पास दो ही रास्ता है। या तो आप अपने पति को सच बता दीजिए और परिवार की सलाह से बच्चा गोद ले लीजिए, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए आप माँ बन सकती है, लेकिन वो बच्चा आपका होगा, ना कि आपके पति का। डॉक्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझी नहीं, आखिर बात क्या है? सीमा जी, सूरज कभी बाप नहीं बन सकता। उनकी रिपोर्ट में यही आया है। हाँ? इसको कोई इलाज नहीं है डॉक्टर? नहीं, सूरज में एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो बाप नहीं बन सकता। डॉक्टर, क्या आप ये रिपोर्ट बदलकर यहाँ मेरा नाम लिख सकते हैं? ये आप क्या कह रही हैं? इससे तो लोग आपको गलत समझेंगे, लोग आप पर उंगली उठाएंगे। जानती हूँ मैं, लेकिन अपने पति की इज्जत के लिए मैं ये सब सहने को तैयार हूँ। देखिए सीमा जी, ये कानून के सख्त खिलाफ है। आपका घर ना टूटे इसलिए मैं ऐसा कर दूंगा। सीमा हाथ में रिपोर्ट लेकर घर पहुंच जाती है। घर पर उसकी सास और पति उसकी राह देख रहे थे। सीमा के घर आते ही सविता कहती है, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? जल्दी बता मनहूस। सब ठीक है माँ। मुझे तेरी बात ही नहीं सुननी। जो रिपोर्ट लेकर आई है वो रिपोर्ट दिखा मुझे। न जाने मेरा मन तेरी बात पे यकीन करने को हो ही नहीं रहा। नहीं माँ, रिपोर्ट देकर क्या होगा? रिपोर्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है। इसको रहने दो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे अभी के अभी रिपोर्ट चाहिए है। मैं तेरे कोई बहाने नहीं सुनूंगी। मुझे तो लग रहा है दाल में कुछ काला है, तभी तो इतने बहाने बना रही है। चल दिखा मुझे रिपोर्ट। सविता रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाती है। वो रो रो कर अपने बेटे से कहने लगती है, अरे बेटा, तूने इससे इतना प्यार किया, मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तो मेरे पूरे खानदान पे कलंक लगाने निकली है। क्या माँ, आप कुछ भी बोल रही हो? बात क्या हुई बताओ आप, और रो क्यों रही हो? बेटा, इसके घर से दहेज नहीं आया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। कभी तुझे भी नहीं कहा क्योंकि तुझे ये लड़की पसंद थी। हाँ माँ, पर अभी ये सारी बातें क्यों कर रही हो? रिपोर्ट में क्या है वो बताओ, अब बातें मत घुमाओ। मेरी एक ही आखिरी इच्छा थी कि मैं तेरे बेटे का मुंह देखूं, पर अब तो मेरे नसीब में वो भी नहीं है। भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। ऐसा भी क्या हो गया माँ? अब थोड़ा शांत हो जाओ। यह लड़की कभी माँ नहीं बन सकती, इसकी रिपोर्ट में यही लिखा है, और अब तू बाप नहीं बन पाएगा। सूरज, मैं माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ? हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। सीमा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अपना खून अपना होता है। माँ वैसे ही इतनी परेशान है, ऊपर से तुम ऐसी बातें तो मत करो। तू कैसी लड़की ले आया बेटा? मेरे तो सारे सपनों पर पानी फिर गया। और इसकी बात है तो सुन, अब इस घर में किसी और का खून आएगा। माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? आप भी तो एक माँ है। पहले आप रोना बंद करो। अरे मुझे तेरे से कोई उम्मीद ही नहीं थी और ना कभी रहेगी। मेरे और मेरे बेटे की खुशियां छीन ली तुमने, और क्या क्या छीनेगी कल मुझे। सूरज, आप ही समझाओ ना माँ को। मुझे भी इस बात की बहुत तकलीफ है, लेकिन ये मेरे हाथ में तो नहीं है। मैंने तुमसे प्यार किया, बिना पैसों की शादी की, पर एक उम्मीद थी बच्चे की और तुम वो भी नहीं दे सकती। ऐसे में मैं माँ को क्या समझाऊं? सूरज, ये तो ऊपर वाले का लिखा है, इसमें मैं और तुम क्या कर सकते हैं? इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
पर मैं चाहती हूं कि इसमें डिवोर्स हो जाए। माँ, इतनी सी बात के लिए आप अपने बेटे और बहू का घर तोड़ देंगी? सीमा, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको मुझे डिवोर्स देना है तो आप दो, पर मैं इसी घर में रहूंगी। कुछ दिनों के बाद सविता की पड़ोसन वनीता जी उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाती हैं। देख सविता, ये लड़की मोहिनी बहुत पैसे वाली है और सुंदर भी। तेरे लड़के के लिए बेस्ट है। हाँ, है तो बहुत सुंदर। मैं सूरज को अभी इसकी तस्वीर दिखाती हूँ। अरे जितना दहेज मांगोगे उतना मिल जाएगा। तुमने तो सच में बहुत अच्छा रिश्ता दिखाया है। सविता अपने बेटे सूरज को मोहिनी की तस्वीर दिखाती है और कुछ समय में उन दोनों की शादी भी करा देती है। मोहिनी बेटा सुन, ये चावल का लोटा है, इसे पैर से अंदर की तरफ मार के घर में आ जा। देखिए, मुझे नींद आ रही है। ये सब रीति रिवाज ना मुझसे नहीं होंगे। अरे पर बेटा, ये तो शुभ होता है। अगर आपको ये सब करवाना है तो कोई और ढूंढ के लाओ, मैं नहीं रहूंगी। मैं तो अपना सारा सामान लेकर जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुम कोई रीति रिवाज नहीं मानती, कोई बात नहीं। आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। अगले ही दिन सुबह मोहिनी 12 बजे सोकर उठती है। मम्मी जी, सूरज, कोई है क्या? कहाँ हो सबकी सब? हाँ बेटा, क्या हुआ? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे एक कप चाय चाहिए अभी। बेटा, वो तो तुम्हें खुद बनानी होगी ना। क्यों? इस घर में कोई नौकर नहीं है क्या? नहीं बेटा, घर का खाना पीना अब सब तुम्हें करना होगा। ए बुढ़िया, इस घर की नौकरानी नहीं हूं मैं। मैंने अपने बाप के घर में एक प्लेट तक नहीं उठाई। अरे बेटा, नाराज क्यों होती हो? एक बात कान खोल कर सुन ले बुढ़िया, मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझसे कोई कुछ बोला तो मैं अपना सामान लेकर चली जाऊंगी, समझी? पैसों के लालच में सविता घर का सारा काम करती, पर मोहिनी शादी के बाद सूरज के साथ एक कमरे में भी नहीं सोती। बेटा, तुम सूरज के कमरे में क्यों नहीं रहती हो उसके साथ? मेरे घर वालों ने मन्नत मांगी थी, इसलिए 51 दिन तक मैं उसके साथ नहीं रह सकती। इस तरह तो 51 दिन तक तुम माँ भी नहीं बन सकती। तो क्या हुआ? 51 दिन के बाद तो बन सकती हूँ ना। अरे पर बेटा, ये तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं अभी अपना सामान लेकर चली जाती हूँ घर छोड़कर। अरे नहीं 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 बेटा, कोई नहीं, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। हाँ, मेरे ये कपड़े धोने थे, किसे धो? ये तो तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। क्यों? इस घर में धोबी भी नहीं आता। कोई नहीं बुढ़िया, ये कपड़े तू ही धोएगी अब। पैसों के लालच में सविता को कुछ दिखाई नहीं देता था। वहीं दूसरी तरफ सविता की पहली बहू सीमा एक मंदिर में लोगों की सेवा करती थी। अरे सविता, घर में नई बहू आ गई तो पड़ोसन को भूल गई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी मुंह दिखाई तो करो कम से कम। हाँ हाँ, बिल्कुल करूंगी। ये तुम्हारी बहू की कोई बहन आई है क्या? ये शॉर्ट्स पहनकर कौन घूम रहा है? अरे यही तो मेरी बहू है। ऐसी बहू, सर पे पल्ला नहीं और घर में शॉर्ट्स पहन के घूम रही है। कौन होती है तू ये सब बोलने वाली? तेरे बाप का लेके पहन रही हूं क्या? तमीज नहीं है क्या? अपनों से बड़ों से कैसे बात की जाती है? तुझे तमीज है? हाँ, दूसरों के घर में ताका झाकी कर रही है। सविता, इतनी बदतमीज बहू लेकर आई हो तुम, और तुम्हारे सामने इस तरीके से बात कर रही हो, तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। अरे चल 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 चल, निकल यहां से। शक्ल देखी अपनी? हाँ। पड़ोसन की जाती ही सविता अपनी बहू से कहती है, तुम्हें बात करने की कोई तमीज नहीं है क्या? है, तुम्हारी वजह से हम इस मोहल्ले में रह भी नहीं पाएंगे। अरे बुढ़िया, अब तू सिखाएगी बात कैसे करते हैं? मुझसे ना तमीज से बात कर, वरना मैं तेरा ये घर छोड़ के अपना सारा सामान लेकर चली जाऊंगी। अगर मैं ऐसा कुछ बोलूंगी तो ये सारा दहेज भी लेकर चली जाएगी, और बेटे से तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। सूरज भी मोहिनी से कहीं ना कहीं बहुत परेशान था। माँ, मैंने बहुत दिनों से आपसे एक बात छुपाई थी। बेटा, कुछ बात तो मुझे भी तुम्हें बतानी है। माँ, मोहिनी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। हर वक्त अपने दोस्तों से बात करना, हर लड़के को दोस्त बनाना, मेरी एक बात नहीं सुनती। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ रात रात भर घर से बाहर रहती है, क्लब में पार्टी करती है, और इन सब के लिए मना करो तो घर छोड़ के जाने की धमकी देती है। बेटा, मैं भी परेशान हूँ इन धमकियों से। मुझे तो बिल्कुल नौकर बना दिया है। घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। सूरज और सविता दोनों मोहिनी के आगे हाथ जोड़ देते हैं।
दोनों उसी मंदिर में जाकर भगवान के आगे बात कर रहे थे जहां सीमा काम कर रही थी। माँ, इससे अच्छी तो मेरी पहली बीवी सीमा थी। हाँ बेटा, इस बहू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। इसके पास पैसा तो बहुत है पर तमीज बिल्कुल नहीं। हाँ माँ, पैसा ही सब कुछ तो नहीं होता। मेरी पहली वाली बहू के पास बस पैसे ही नहीं थे, संस्कार गुण सब कुछ था उसके पास। मेरी कितनी इज्जत करती थी वो। पर माँ, हम ही ने तो उसे घर से निकाल दिया। न जाने किस हालत में होगी वो। सीमा मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही थी। सूरज की नजर सीमा पर पड़ती है। सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था। तब से इस मंदिर में मैं लोगों की सेवा करती हूँ और मंदिर का काम करती हूँ। बहू, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। मैं चलूँगी आपके साथ घर। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीमा घर पहुँचती ही मोहिनी को देखकर कहती है, अरे मोहिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। सीमा, तुम इसे जानती हो? हाँ, ये तो मेरी कजिन है दूर की, पर ये यहाँ क्या कर रही है? यही तो है वो लड़की जिससे मैंने शादी करी है। पर मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं इसे डाइवोर्स दे दूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे तुम्हें बच्चा हो या ना हो। सीमा, मेरी इससे कोई शादी नहीं हुई। ये सब एक नाटक था। मेरी तुम्हारे घर वालों से बात हुई तो सब सच पता चला, इसलिए मैंने इन लोगों को सबक सिखाने के लिए ये नाटक किया था। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, कमी मेरी बहन में नहीं, सूरज में है। और ये रही असली रिपोर्ट, सूरज कभी बाप नहीं बन सकता। सविता और सूरज असली रिपोर्ट देखकर चौंक जाते हैं। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। दोनों सीमा और मोहिनी से माफ़ी मांगते हैं। सूरज भी अब बच्चा गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है।